हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम इजी टू लर्न क्लासेस। आपकी बोर्ड परीक्षा नज़दीक है बिल्कुल ही, तो आप सभी को बोर्ड परीक्षा की अग्रिम बधाई। आप अच्छे से तैयारी करें, तन मन धन से पूरी तरह से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि एक एक नंबर की भी वैल्यू होती है। जो आपका अभी एग्जाम हो गया या आपके जीवन भर के लिए ये हो जाएगा, जो भी मार्क्स आएंगे आपके, तो उसको आपको बहुत ध्यान से काम करना है और अपने डाइट का भी विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि आपको खाना भी अच्छा खाना है, जिससे कि 105 अच्छा खाना खाएंगे तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो सभी आपको ध्यान रखना है, और जो आपके टीचर्स कहते हैं, आपके गुरु कहते हैं, उनको आपको फॉलो करना है, उनके निर्देशों का। और माता पिता जो आप अपने के प्रति सपने देखते हैं, उनको सपने को साकार करने के लिए आपको मेहनत से पढ़ाई करनी है। ये मैंने पेपर आज का लिया है, जो लिया सामाजिक विज्ञान का पेपर है। कोड नंबर 825 BZ है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपकी तैयारी बताऊँगी, आपको पेपर किस तरह से करना है और किस तरह से लिखना है, क्योंकि आप पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, तो आपको प्रत्येक चीज़ की जानकारी होना बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन जो मैंने इसमें आप देख रहे हैं पेपर में, ये सारे निर्देश दिए गए हैं, क्वेश्चन नहीं बल्कि ये सभी क्या है, निर्देश हैं, इनको ध्यान से आपको पढ़ना है। पेपर आपका 70 नंबर का है लिखित में, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, 70 नंबर आपका ये पेपर है पूरा। इसको सबसे पहले तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं, ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं, लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। सारे इंस्ट्रक्शंस हैं हिंदी में, और उसी प्रकार से ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो ये अंग्रेजी में आप ध्यान से पढ़ लेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा है इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगी, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको नक्शे का जो है एक वीडियो बनाया है, उसको आप ध्यान से देख लीजिए, किस तरह से नक्शे आपको बनने हैं। नक्शे भी आपके 10 नंबर में आते हैं। अब इसमें पहला प्रश्न जो है आपका खंड का पार्ट ए बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें आएंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो बच्चों, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। तो ये जर्मनी से, बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था, तो मैंने टिक एक्चुअली लगा दिया है इसमें। और उसके लिए मैंने बाकायदा बोल्ड की कॉपी ली है। उसको आप ये जो इसका आपको रोल नंबर वगैरह होगा, कहाँ बोल्ड है, कहाँ क्या है, तो पूरी डिटेल आप साफ साफ राइटिंग भरेंगे, क्योंकि आपको कॉपी पहले ही मिल जाएगी। और एक स्केल से आप चाहें तो लाइन खींच लीजिए, क्योंकि आपको उतना लिखने की आदत नहीं होगी, मेरे तो लिखने की आदत है, तो मैंने इसको लिख दिया है अपने लाइन के। लेकिन आप बाकायदा स्केल से हाशिया जो बनता है वो एक लाइन जरूर खींच लें आप लोग। और ब्लैक ब्लू पेन लेके जरूर जाएँ, ब्लैक पेन से हेडिंग लिखेंगे और ब्लू पेन से आप अंदर का लिखेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न था इसमें, देखिए बहुत डिटेल मैंने प्रश्न नहीं उतारा, आपको भी प्रश्न नहीं उतारना है कि पूरी डिटेल उतारें, केवल मेन चीज़ खंड का बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, क्योंकि लिखा आंसर 1, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो चारों ऑप्शन में से जो खा इसका ऑप्शन है वो जर्मनी, वो सही है। तो इसी प्रकार मैंने शॉर्ट में लिखा है आंसर नंबर 1, कोई क्वेश्चन नंबर 1 है तो आंसर नंबर 1 हो जाएगा ये, और खा जर्मनी, इतना आप लिखेंगे तो इसमें आपको 1 नंबर ये मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है इसमें, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक विलियम प्रथम और फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। ये 4 हैं, 4 में से आपका पहला ऑप्शन जो है ये विलियम प्रथम, ये सही है, जो मैंने इसमें लिखा है आंसर नंबर 2, क्योंकि आंसर नंबर 2 है ये। तो आंसर नंबर 2 आप ऐसे लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 का उत्तर भी आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, जैसा आपका मन करे लिखें, पर क्वेश्चन ताकि समय की बर्बादी ना करें, क्योंकि आपको बहुत पूरा पेपर करना है, तो ध्यान से करेंगे। तो इसका कहा है का विलियम प्रथम, आंसर नंबर का विलियम प्रथम। इस तरह से आते तो आपको इनमें 1 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपका है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र और गणतंत्र। तो 1789 में फ्रांस जो राज्य था वो कैसा था? असीमित राजतंत्र था। कैसा था वो? असीमित राजतंत्र। तो आंसर नंबर 3 का देखिए, का है 3 का है ये, तो देखो 3, आंसर नंबर 3 का असीमित प्रजातंत्र था। और उस समय फ्रांस के जो शासक थे वो लुई 16 थे। ये रोमन नंबर का है 10, 5, 15, 1, 16, तो 16 यानी 16वें थे, लुई 16 और लुई 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस। तो इसका आंसर है जर्मनी। जर्मनी देश था उसमें केंद्रीय शक्ति में सम्मिलित था, जर्मनी। तो इसका आंसर है बच्चों जर्मनी। इसका आंसर नंबर 4 का आंसर जर्मनी। आंसर 4 का आंसर है जर्मनी, ठीक है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? यानी वहाँ कौन कौन सी वर्ग की जो है ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं? तो तमिल 18%, ईसाई 7%,
सिंगली 74% और मुस्लिम 1%। तो इसका जो आंसर है 74 बहुसंख्यक वर्ग पूछा है, तो बहुसंख्यक वर्ग सिंगली हो गया। तो सिंगली जो है श्रीलंका में जो वर्ग सिंगली वो सबसे ज़्यादा रहता है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन जो था मैंने आगे पेज पे देखूंगी, इसका आंसर है आपका गा का सिंगली। ठीक है, देख लीजिए 5 का गा सिंगली। ठीक, 5 का गा सिंगली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली। तो दिल्ली जो है आपका वो संघीय राज्य नहीं है। तो इसका आंसर नंबर 6 का घा दिल्ली, आंसर 6 का घा दिल्ली। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है, कम समय में ज़्यादा काम करना है जिससे कि आप पूरे नंबर पा सके। अच्छा राइटिंग लिखना है, तो ये 6 नंबर आपके यहाँ पे ये पूरे हो जाते हैं। सब में आपको एक एक प्रश्न के 6 नंबर हैं। ठीक है, तो आप कर लोगे, एक प्रत्येक का एक नंबर दे दिया तो 6 हो गए आपके। ओके, उसके बाद आगा आपका अतु लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में मैं लिख दिया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर। इसका पहला क्वेश्चन है 1929 में होने वाली आर्थिक महामंदी के 2 कारण लिखिए। ठीक है, आपको केवल 2 कारण लिखने हैं, तो उसमें लिखेंगे आप अभी लिखेंगे नेक्स्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चाहे तो आप लिख सकते हैं प्रश्न नंबर 7 का उत्तर या आंसर 7 जैसा कि मैंने लिखा है, और चाहे आप लिख सकते हैं प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ध्यान रखना है। मेरे हाथ में भी ब्लू पेन आ गया तो उसे लिख दे रही हूँ मैं, लेकिन आपको ब्लैक पेन का ही यूज करना है। ओके, तो ये प्रश्न नंबर 7 का आंसर, आर्थिक महामंदी के 2 कारण क्या है? पहला कारण है उत्पादन की अधिकता और क्रय शक्ति में मिलावट थी उस समय। दूसरा था विश्वव्यापी आर्थिक संकट का एक मुख्य कारण जो था बहुत से देशों में स्वर्ण की कमी थी। तो ये कारण जो थे आर्थिक महामंदी के 2 मुख्य कारण थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक शासन के कोई 2 लाभ बताइए। लोकतांत्रिक यानी प्रजातांत्रिक, जो हमारा भारत देश प्रजातंत्र देश है, तो इसके 2 लाभ बताइए। क्या है ये? लोकतांत्रिक शासन में सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है, यानी कोई काम किस तरह से हो रहा है उसकी सारी जवाबदेही या जिम्मेदारी सरकार की होती है। सेकंड इसका ऑप्शन जो है आप जो लाभ इसका, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को वोट डालने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने के अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। बहुत सारे जो उनको आर्थिक अधिकार भी प्राप्त, यहाँ पे ये अधिकार शब्द है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अधिकार भी प्राप्त होते हैं। तो ये 2 लाभ हो गए। आप जानते हैं वोट देने का अधिकार है, हम सरकार को चुनते हैं, प्रजा का शासन प्रजा द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका लोकतांत्रिक शासन के 2 लाभ हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें याद रखिए 2-2 नंबर के प्रश्न है। अगर आप ये 2 लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ये 2 नंबर पूरे मिलेंगे, और यहाँ भी आपको 2 लिखने पे आपको यहाँ तक ये लिखा है मैंने ये इस तरह से, तो यहाँ भी इस प्रश्न के भी आपको ये 2 नंबर पूरे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इसमें निर्धनता लोकतंत्र के लिए घातक है, यानी अभिशाप और निर्धनता लोकतंत्र के लिए इस कथन की विवेचना कीजिए। ये मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, या तो आप लिख देंगे प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। मैं आपको दोनों बता रही हूँ, प्रश्न नहीं उतारना है, केवल आपको शॉर्ट में लिख के हिंट्स देख के उसका उत्तर लेना। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर या आंसर 9। ठीक है, तो उस तरह से आप लिखेंगे। अब इसके हम देखेंगे कि निर्धनता लोकतंत्र के लिए कितनी घातक है। इसका आंसर है एक निर्धन व्यक्ति अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकता है। चुनाव लड़ना तो दूर, वह अपने मत का प्रयोग भी आज़ादी से नहीं कर सकता है। ये आप सब समझते हैं। और कई बार तो वह अपने मत यानी वोट को बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। आप भी देखते होंगे जो अधिकतर है जो गरीब लोग हैं वो अपने मत का प्रयोग जिम्मेदारी से नहीं कर पाते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनको परेशानियाँ होती हैं, तो अपने मत को अपने वोट को वो बेच भी देते हैं। तो अतः इसीलिए कहते हैं कि जो लोकतंत्र है वो जो निर्धनता है वो लोकतंत्र के लिए घातक है, अभिशाप है, क्योंकि व्यक्ति अपने मन से वोट नहीं डाल सकता। कहीं ना कहीं उसको ऐसी समस्या होती है कि अपने मत का दुरुपयोग उसका हो जाता है, वो अपने मत को अपने वोट को बेच भी देता है। ठीक है, ये आपके जो थे सभी प्रश्न, 4 प्रश्न आएंगे आपके, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होंगे ये।
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये 1 2 3 3 है, ये आपके 6 नंबर के हो गए, आपके 3 के 4, हाँ 1 2 और ये 3% आपके 2 3 6 नंबर हो जाते हैं पक्के, अगर आप इस तरह से लिखते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, आप इसको ध्यान से देख लें। राइटिंग का मैंने विशेष ख्याल रखा है जिससे कि आ सका। मैंने काफ़ी मेहनत की है इसके लिए, कई दिन से तैयारी कर रही थी कि मैं बच्चों को अच्छे समझा पाऊँ और बच्चे इससे पूरा लाभ उठा सकें। अब हम लिखेंगे, मेरे लघु उत्तर प्रश्न हो गए, अब हमारे आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो उसमें पहला प्रश्न दे रहा है ये, वैश्वीकरण ने किस प्रकार राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी MNC के रूप में उभरने योग्य बनाया है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में लिख दिया, लिखिए आपको लिखने रहना है इस तरह से, क्योंकि जो परीक्षक होगा, जो परीक्षा आपकी चेक करेगा, जो एग्जाम को अभी चेक करेगा, उसको थोड़ी सुविधा रहेगी। तो ये चीज़ आप जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके ये पेपर में जैसे देते जा रहे हैं ये कि जो लघु उत्तरीय हैं या लघु उत्तरीय हैं, तो उस तरह से आप भी इसको अपनी कॉपी पे लिखते जाइए। तो पहला जो प्रश्न था उसका आंसर है ये, वैश्वीकरण का दौर आरंभ होते ही भारत का वाणिज्य व्यापार विशेष रूप से प्रभावित हुआ है। पूर्व में देश के, पूर्व में यानी पहले देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन शीघ्र ही भारत सरकार ने विदेशी उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का निश्चय किया कि हम उनसे बेहतर बनाएंगे, हम उनसे बेहतर काम करेंगे। तो ये प्रतिस्पर्धा कहलाती है कि बिना लड़े अपने काम को बेहतर करके दूसरे से बेहतर करके दिखाना। तो विदेशी उत्पाद से प्रतिस्पर्धा करने का निश्चय किया तथा देश के उत्पादन की गुणवत्ता एवं उसमें सुधार को प्राथमिकता दी। उसमें क्वालिटी मेंटेन रखी और उसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं उसको भी उन्होंने प्राथमिकता दी। इसी कारण वर्ष 1991 में भारत सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों में व्यापक परिवर्तन कर उदारीकरण का दौर आरंभ किया। काफ़ी उन्होंने उसमें चेंजेस किए थे और उदारीकरण के फलस्वरूप विदेशी कंपनियों तथा निवेशकों को भारत में निवेश करने का मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी मार्ग उनके लिए खुल गया, कोई विदेशी भी हमारे देश में व्यापार कर सकते थे। ये 1991 में इस तरह से नियम बनाया गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत आगमन से राष्ट्रीय कंपनियों को उनसे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, क्योंकि जो जिस प्रकार से जो बहुराष्ट्रीय कंपनी जब भारत में आई, तो जब विदेशियों का कंपनियों का माल अच्छा था, मटेरियल अच्छा था, प्रोडक्ट अच्छे थे, तो हमारे भारत के लोगों को भारत की जो इंडस्ट्रीज थे या जो हमारे बिजनेसमैन थे उनको भी बेहतर काम करके देना पड़ा। और साथ ही नई प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन प्रणाली में निवेश कर उत्पादन मानकों एवं गुणवत्ता में वृद्धि करनी पड़ी। उनको मानक में भी इम्प्रूव हुए और उनकी गुणवत्ता में भी सुधार किया गया। फलस्वरूप इन राष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद को विश्व के अन्य देशों के बाजार भी मिलने लगे। जिनको क्वालिटी मेंटेन कर ली तो हमारे देश में क्या, वो हमारे जो भारत के जो व्यापारी थे उनको विदेश में भी व्यापार करने का मौका मिल गया। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व व्यापार संगठन ने वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाया। वैश्वीकरण के कारण कई भारतीय कंपनियों ने अपनी उन्नत तकनीक यानी बेस्ट तकनीक तथा गुणवत्तापूर्ण उत्पाद को लेकर स्वयं को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में विश्व रूप में स्थापित कर लिया। टाटा मोटर्स आप सब जानते हैं, इन्फोसिस, रेनवैक्सी, एशियन पेंट्स आदि कंपनियां विश्व स्तर पर अपने उत्पादों का, अपने प्रोडक्ट का प्रसार कर रही हैं। विभिन्न सेवा प्रदान करने वाली भारतीय कंपनियों तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से जुड़ी कंपनियों को विश्व बाजार में विशेष लाभ मिला है। इन कंपनियों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में स्वयं को स्थापित किया है। इसके अलावा ठंडे पेय पदार्थ, खाद्य वस्तुएं, बैंकिंग, बीमा आदि अनेक क्षेत्रों में विश्वव्यापी बाजार में भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में सेवा प्रदान कर रही हैं। तो इस तरह से इस प्रकार से आप देख रहे हैं लघु उत्तरीय में ये 2 प्रश्न जो थे, इसमें से ये मैंने पहला वाला ये करवा दिया है, सेकंड मैंने इसको नहीं करवाया, इसको बाद में समझाऊंगी मैं, समय मिलने पर। कोई वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने एक ही समझाया इसमें। ये आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका इसमें प्रश्न जो मैंने 11 क्वेश्चन इसमें है सॉरी
व्यक्ति की गरिमा की अभिवृद्धि के संदर्भ में लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्यांकन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। अथवा या लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। इन दो में से आपके लिए एक करना है जो आपका 3 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसमें मैंने दोनों क्वेश्चन आपके करवा दिए हैं। पहला प्रश्न है आपका, ये देख रहे हैं। ठीक है, सम्मान, इसमें जो मैंने क्वेश्चन बोल दिया है रिपीट नहीं करूँगी इसके लिए, उसका उत्तर सीधे सम्मान दिलाने में सहायक, पहला इसका टॉपिक है। नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता के संबंध में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अन्य शासन प्रणाली से अधिक क्रियाशील है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाने का इच्छुक होता है। लोकतंत्र के अक्सर तकरार तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया है। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। वैसे लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती, फिर भी समाज लंबे समय गुलाम रहे हैं। उनके लिए ये एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति समान हैं। इसमें सेकंड है, इसमें हेडिंग लैंगिक भेदभाव शांत करने में सहायक। दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान रहे हैं, भारत भी पुरुष प्रधान समाज है हमारा, भारत में भी। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद ये मान जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है, क्योंकि जब दोनों पहिए एक साथ चलेंगे तभी विकास होता है। तो भारत में स्वतंत्रता के तुरंत बाद महिलाओं को भी पुरुषों के समान दर्जा देते हुए सभी आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार बिना किसी भेदभाव के दिए गए हैं। और आप लोग देखते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। स्त्रियों की साक्षरता सुधारने के लिए बहुत से स्कूल, कॉलेज खोले गए। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। इस प्रकार महिलाओं की गरिमा के लिए बहुत से काम किए गए हैं। आप देखो पंचायतों में आरक्षण देके महिला प्रधानी चुनी जाती है ना। इसका थर्ड हेडिंग है जातिगत असमानता को दूर करने में सहायक। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों को समान दर्जे और अवसर के दावे को बल दिया है, अर्थात उनको आरक्षण दिया गया है। इसलिए आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं मिलता। भारत में जातिगत भेदभाव दूर करने के लिए अस्पृश्यता कानून बनाया गया है। इसके द्वारा छूत के व्यवहार का निषेध किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी जातियों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार दिए गए हैं और पिछड़ी हुई जातियों को अपना उत्थान करने के लिए उन्हें और लोगों के बराबर लाने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। ये मैंने पूरा क्वेश्चन आपका ये मैं लेकर आई थी, जो कि आपका ये था, व्यक्ति की गरिमा के वृद्धि के लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आप ये लिखते हैं, क्योंकि आपको लिखना मैंने दोनों के साथ समझा दिए हैं, तो यहाँ आपको इस पर मिलने पे लिखने आपको 3 नंबर पूरे मिलेंगे। और आप हेडिंग वाइज इसको करिएगा, और हेडिंग से याद करने में ये थोड़ा सा याद करने में सुविधा रहती है। इसके छोटे खंड हो जाते हैं, इससे आपको याद करने में सुविधा रहेगी। इसमें जो इसका दूसरा ऑप्शन है, इसमें ये वाला दोनों में से दूसरा वाला, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, उदाहरणों सहित इस कथन की व्याख्या कीजिए। इसको मैंने लिखा है, ये प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है। देखिए ये लिखा है मैंने 11वां, ये तो उसको मैंने यहाँ पे दिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब देश में आर्थिक विकास तेज होता है तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक समानता तो कायम रहती है, लेकिन आर्थिक समानता का कायम नहीं रह पाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में सरकार अधिक आय वालों से कर के रूप में रकम वसूल करती है, तभी तथा गरीब और मध्यम वर्ग के कई लोक कल्याणकारी कार्य करती है, जैसे सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, जन वितरण प्रणाली की दुकान तथा अन्य जन सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जिससे आर्थिक विषमता में कमी आती है। असमानता और गरीबी को कम करने के लिए किए गए उपाय, इसमें 4 उपाय मैंने यहाँ बताए हैं। और चूंकि मैं चाहती तो एक लाइन छोड़ सकती थी, लेकिन यहाँ मुझे 4 ही उपाय बताने थे और 4 लाइन थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ठीक उसके नीचे लिख दिया। आप चाहें तो इसमें एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला उपाय है गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाना। सेकंड, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना। निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना और निर्धन व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करना। ये लोक कल्याणकारी योजना है, इसलिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सरकार द्वारा संचालित होती है, जो हमारे देश में इसमें भी संचालित हो रही हैं। आप देख रहे हैं कई प्रकार से गरीब व्यक्तियों की मदद की जा रही है, उनको राशन वितरण करके, अन्य चीज़ें दे के
या और छात्रों को छात्रवृत्ति देकर इस तरह की सुविधाएं उनको दी जा रही हैं। ठीक है, अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मैंने दोनों किए थे, आपको एक करना है, ध्यान रखिए जो आपको अच्छे से आता है आप उसी पे फोकस करिए, उसी को करिएगा। अब सेकंड है आपका असहयोग जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जे आपके आएंगे, ये आपका 6 नंबर का आएगा। जो अभी तक आपने ये प्रश्न किए थे ये आपके सभी 3 नंबर थे और ये प्रश्न आपका है दीर्घ उत्तरीय 6 नंबर का। ओके, तो इसको आपको करना है। इसको मैंने लिखा नहीं है बल्कि इसको मैं आपको बुक द्वारा ही समझाऊंगी। इसमें पहला प्रश्न है असहयोग आंदोलन किसने चलाया, इसके किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ये मैंने लिया है, बुक से देख रहे होंगे आप। असहयोग आंदोलन कैसे चलाया, इसके किन 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ और चल पा रहा है। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो वर्ष भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, इनको बिना सहयोग के तो हो ही नहीं सकता था। और सारे ब्रिटिश जो हमारे भारतीय थे वो अपना अगर सहयोग ब्रिटिश सरकार से ले लेते तो हमारा देश बहुत पहले ही आज़ाद हो जाता। नंबर 1 इसमें है, इस आंदोलन के प्रथम चरण में लोगों को अपनी उपाधियां सरकार को लौटा देनी थी। उन्होंने इस तरह से पहले आपको क्या क्या करना है गांधी जी ने उनके लिए बताया था, तो लौटा देनी थी। तथा सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का परित्याग किया जाना चाहिए। सेकंड, यदि सरकार आंदोलन को दबाने के लिए दमन का रास्ता चुनती है तो व्यापक स्तर पर देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आरंभ किया जा सकता है। थर्ड है, गांधी जी और शौकत अली ने असहयोग हेतु समर्थन जुटाने के लिए देश भर में आंदोलन यात्राएं की थी कि अगर सरकार में दबाव बना रही तो हम असहयोग करेंगे, उनके आदेशों को नहीं मानेंगे। विदेशी कपड़ों में के बहिष्कार के फलस्वरूप विदेशी कपड़ों के भारत में आयात में बड़ी गिरावट आई थी। तो इस प्रकार से उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने के लिए उन्होंने कहा था और 3 कारण उन्होंने बताए थे कि इस प्रकार से हम असहयोग आंदोलन के लिए चला सकते हैं। और इसी में का जो दूसरा इसका ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, हमें करना एक है, मैं बार बार समझा रही हूँ इसलिए कि चाहे आप ये करिए चाहे ये करिए, मैंने दोनों समझा दिए, जो आपको अच्छे लगे याद कर लीजिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, इसके प्रमुख 3 कारण, इसको मैं समझाऊंगी। इसको भी मैंने लिखा नहीं है बल्कि इसको भी मैंने बुक से ही करवाऊंगी। तीनों मैंने ये सिलेक्ट कर लिए हैं, 3 कारण ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसको भी टॉपिक वाइज है, इसको आप कर लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये है, ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से इसको तैयारी करना है। दिसंबर 1921 ईस्वी के अहमदाबाद विद्यालय से महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का एकाधिकार दे दिया गया था, एकाधिकार, ठीक है, दे दिया गया था। परंतु चौरी चौरा की हिंसक घटना, असहयोग आंदोलन के स्थगन तथा महात्मा गांधी की गिरफ्तारी ने इस आंदोलन की योजना को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य कारण क्या क्या थे जो उनके पॉइंट वाइज दिए गए यहाँ पे। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति और उसके प्रतिवेदन ने देश भर में असंतोष की लहर दौड़ा दी और सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। 1930 ईस्वी में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के निम्नलिखित कारण थे, क्या थे। नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति, सरकार ने सर्वदलीय सम्मेलन में पारित नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया जिससे भारत में संवैधानिक तथा उत्तरदायी शासन की मांग समाप्त होती दिखाई दी थी। ठीक है, सेकंड इसका है अत्यधिक आर्थिक मंदी। उस समय भारत बहुत अधिक आर्थिक मंदी की चपेट में था जिससे मजदूरों तथा कृषकों की आर्थिक दशा निरंतर शोचनीय होती जा रही थी क्योंकि उनको मजदूरी भरपूर नहीं मिल पा रही, जितना वो काम करते हैं उसके बदले उनको मजदूरी, उनका जीवन यापन लायक नहीं हो पा रही थी। नंबर 3, स्वतंत्रता की मांग की अस्वीकृति। ब्रिटिश सरकार ने भारत को पूर्ण स्वराज देने से इनकार कर दिया था। वह अधिराज्य स्थिति के संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन को बुलाने के लिए तैयार ना थी, इसलिए कांग्रेस के पास इस आंदोलन को चलाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं था। फोर्थ है इसमें ऑप्शन इसका जो मतलब हेडिंग, बारडोली में सफल सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1928 ईस्वी के मध्य सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने बारडोली में एक सफल सत्याग्रह किया था जिसमें किसानों ने सरकार को भूमि कर ना देने से इनकार किया क्योंकि भूमि कर से ही सरकार की आय होती है, तो उन्होंने वो मना कर दिया था। इस सफलता से कांग्रेस का मनोबल बढ़ा जो अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए प्रेरक तत्व के रूप में सामने आया। नेक्स्ट पॉइंट है मेरठ षड्यंत्र केंद्र। 1929 ईस्वी में सरकार ने कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार करके उन पर केस चलाना प्रारंभ कर दिया था। जो कम्युनिस्ट थे 1929 में उन्होंने
केस चलाना शुरू कर दिया था सरकार ने, जो मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहास में ये वाला मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें अनेक व्यक्तियों पर राजद्रोह का अभियोग लगाकर उन्हें कठोर कारावास की यातनाएं भी दी गई थी, क्योंकि अंग्रेजों के समय में बहुत कठोर यातनाएं दी जाती थीं। नेक्स्ट है, इन परिस्थितियों को देखते हुए गांधी जी को बाध्य होकर समता अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा। कालांतर में ये आंदोलन उग्र हो गया। 14 जुलाई 1934 को महात्मा गांधी ने जन आंदोलन को रोक दिया, परंतु व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता रहा। इससे जनता का उत्साह निरंतर कम होता गया तथा नैतिक पतन के चिन्ह दिखाई देने प्रारंभ हो गए थे। इसलिए 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को गांधी जी ने समता अवज्ञा आंदोलन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। इसमें कुछ कमियां आ गई तो उन्होंने इसको समाप्त कर दिया। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस तथा पटेल आदि नेताओं ने गांधी जी के इस निर्णय की कटु आलोचना की थी कि वो नहीं चाहते थे कि इस आंदोलन को रोका जाए। वो चाहते थे इस आंदोलन जो है लगातार चलता रहे और हमारी आज़ादी शीघ्रता से शीघ्र मिल जाए। परिणाम क्या हुआ? जब समता अवज्ञा आंदोलन किया गया था तो उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ समता अवज्ञा आंदोलन, यानी विनय के साथ हम उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे, सरकार का आदेश नहीं मानेंगे। इसी को समता अवज्ञा आंदोलन कहा गया कि हम कोई हिंसा नहीं करेंगे, कोई नुकसान नहीं करेंगे और हम आप शांति के साथ में सरकार के आदेशों का पालन नहीं करेंगे। ठीक है, इसका पहला था। इस आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को जागृत कर दिया था। इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार का ध्यान भारत में संवैधानिक सुधार करने की ओर गया। इस आंदोलन के प्रभाव से घबराकर शासन ने भारत में सांप्रदायिकता को और अधिक बढ़ाने का प्रयत्न किया। इस आंदोलन के दौरान पूना समझौते के माध्यम से हिंदुओं और हरिजनों में पुनः एकता की स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट है, इस आंदोलन ने ही 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम की पृष्ठभूमि तैयार की थी। तो इस प्रकार से आप लिखते हैं, सरल है ये, इसको एक बार आप ध्यान से पढ़ लेंगे, रटना नहीं है, ध्यान से इसके मेन में हेडिंग याद करके और उसको सही से करना है। तो ये आपका ये 3 नहीं बल्कि 6 नंबर का है, क्योंकि ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। आपको यहाँ पे 6 नंबर पूरे की पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, अब मैंने जो मैप इसके बाद जो आपका आता है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो अब देखिए 12वां था ये। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट है 13वां, इसमें भी 2 दिए हैं, आप चाहें तो कोई सा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1992 में उठाए गए कदमों की व्याख्या करनी है। तो इसमें मैंने जो लिख लिया है, इसको देख लीजिए, मैंने इसको उसमें से ले लिया है। जो कदम उठाए गए हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रही हूँ मैं। अब उसका आंसर सीधे, भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण हेतु सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, लेकिन उन्हें राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकार के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। जो स्थानीय जो सरकार जो थी, जो निकाय बनाई गई, तो इनमें चुनावी ढंग से नहीं होते थे, नियमित रूप से नहीं होते थे। इनके पास ना तो कोई अधिकार था और ना ही कोई संसाधन मिलते थे। तो किस प्रकार से क्या कार्य किया जाए, जनता का कार्य किया जाए, इसलिए 1992 ईस्वी में संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को सुदृढ़ किया गया था। क्या क्या थे, क्या क्या सुदृढ़ीकरण किया गया था? नंबर 1, राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासित निकायों को देना पड़ता है। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का भी गठन किया गया था। नेक्स्ट, अब उस स्थानीय स्वशासित निकायों का चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। यानी आप देखते हैं कि हर साल जब भी चुनाव होते हैं, समय के पश्चात वो चुनाव, उसमें कार्यकाल पूरा होने पर प्रत्येक वर्ष चुनाव होते हैं 1992 से। ठीक है, नेक्स्ट है इसका पॉइंट है, निर्वाचित स्वशासित निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। सन 1992 में 73वें व 74वें संवैधानिक संशोधनों द्वारा स्थानीय स्तर पर शासन की अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया है। प्रश्न अगर किया जाए कि 73वें और 74वें में संविधान में कौन कौन संशोधन किए गए, तो आप उसमें ये वाले भी क्वेश्चन इसका लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1992 के संविधान संशोधन के बारे में समझाया गया है। ठीक है, तो इसका जो पहला हो गया। सेकंड इसका है, आधुनिक भारत में जाति और जाति व्यवस्था में आए बदलावों का वर्णन। आपको तो एक करना है, लेकिन मैं दोनों यहाँ पे आपके लिए समझा रही हूँ।
तो उसका मैंने जो दूसरा लिया है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, आधुनिक भारत में जाति है व्यवस्था में आए बदलावों का वर्णन। विभिन्न राजनेताओं और समाज सुधारकों के प्रयासों और आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आए हैं। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और गांव में जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और बड़े व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। अब पुरानी जैसी स्थिति नहीं रही है। हर व्यक्ति को अपना अधिकार कर्तव्य याद है, अपना मन से आज़ादी से कार्य वो कर सकता है। पुराने स्वरूप और बड़े व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। ठीक है, शहरों में ट्रेन या बस में सफ़र के दौरान या रेस्तरां में खाना खाते जाति व्यवस्था का ध्यान नहीं दिया जाता है। आप देखते हैं कोई कहीं भी कुछ खा सकता है, कहीं भी जा सकता है। अब जाति व्यवस्था एक प्रकार से खत्म सी हो रही है। संविधान में किसी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। संविधान में जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया गया है कि किसी के साथ में किसी प्रकार का अन्याय नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आपका ये मानचित्र जो आपको मैं पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ, मैंने इसी से ही वो मानचित्र समझाया था, इसलिए उसको रिपीट नहीं करूँगा। आप चाहें ये पुराना वीडियो आप देख सकते हैं, ये आप लोगों के लिए है। और ये दृष्टिबाधित तो ये आपको नहीं करना, जो दृष्टिबाधित होते हैं, जो ब्लाइंड स्टूडेंट होते हैं उनके लिए है, ये आपको नहीं करना है। आपको तो केवल अपना ये वाला करना है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है। ओके, नेक्स्ट आता है बी खंड। इसका 2 खंड होंगे आपके, एक खंड में ऐतिहासिक होगा, इतिहास, दूसरा आर्थिक है आपका। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसमें भी वही चीज़ है, सेम वही। सबसे पहले इसमें खंडवार में भी पार्ट में बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे आपको। तो इसमें देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? गहन खेती, अत्यधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या अति पशुचारण। तो पंजाब में जो निम्नलिखित कारण है वो है अधिक सिंचाई। ये आंसर इसमें आपका सही है। क्योंकि मैं इसको कॉपी में लिखूंगी, केवल समझाऊंगी, मैं आपको उसमें कॉपी में समझा चुकी लिखने का तरीका बस वही है। राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें ये है, इसमें आपको 1 नंबर ये पूरा मिला। सेकंड है 16 क्वेश्चन, कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? बागान, चरगाह, भूमि और खनिज संसाधन। देखिए ये तो सब अपने व्यक्तिगत होते हैं, लेकिन जो खनिज संसाधन है ये सरकार का अधिकरण रहता है। तो ये वाला आंसर इसमें सही है, ये भी आपका 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कपास खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। तो अब मैं आपको कई बार समझाया है, लाल इसमें जो है काली मिट्टी ये आपका राइट आंसर है, इसको आप कर लीजिए। नेक्स्ट है हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा, बॉक्साइट, सोना, लौह अयस्क। तो ये लौह अयस्क इसमें ये है, राइट आंसर है। ये आपको इसमें 1 नंबर पूरा मिल जाएगा, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, इसको लिखना नहीं है, आप लिखेंगे आप स्वयं भी। मैं इसको समझाती जा रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बहुत बड़ी नहीं करनी चाहती मैं। 19 आपका क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो का में 125, खा 124, गा 129 और घा 130। तो ये आपका 130 जो घा वाला ऑप्शन है ये आपका सही है, ये आपको 1 नंबर पूरा यहाँ मिल गया आपके लिए। और नेक्स्ट एगमार्क किस वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? उपभोग वस्तु, सेवा वस्तु, खाद्य पदार्थ या इलेक्ट्रॉनिक। तो आप देखते हैं एगमार्क के चिन्ह जो भी होते हैं, हम खाद्य पदार्थ लेते हैं, खाने की वस्तु लेते हैं, उनमें एगमार्क का जो साइन है वो बना होता है। तो ये आपका सही आंसर है। अब नेक्स्ट है आपका है खनिज क्या है? इसको मैंने लिखा है, जो लघु अति लघु प्रश्न भी मैंने लिख दिए हैं इसमें, वो आपको मैं भी समझाऊंगी। पहला क्वेश्चन है खनिज क्या है? ये मैंने आंसर 21 लिख दिया है। आप चाहें तो लिख सकते हैं प्रश्न नंबर 21 का उत्तर, जो ब्लैक पेन से लिखना है। आप चाहें जैसे भी चाहे आप ये लिख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से उत्खनन यानी खुदाई उत्खनन कर निकाले जाते हैं। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम हैं लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, नमक, जस्ता, चूना, पत्थर आदि। ये आपका आप सर्च करते हैं तो ये आपके जो लघु उत्तर प्रश्न है ये सभी आपके ये 2-2 नंबर के हैं। तो ये आपको 2 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, देश की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है? ठीक है, वर्तमान में 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन देश की सबसे लंबी पाइपलाइन है। याद कर लीजिए, वर्तमान 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। ठीक है, ये आपका 2 नंबर पक्के मिलेंगे आपके लिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खरीफ की फसलों के 2 उदाहरण दीजिए। खरीफ की फसलों के लिए मैंने यहाँ पे आपको समझा दूँ, क्योंकि अक्सर ये मिस्टेक बच्चे करते हैं कि खरीफ क्या होता है, जायद क्या होता है या रबी फसल क्या होती है। तो मैंने इससे थोड़ा ट्रिक बना ली है, क्योंकि मैं भी अक्सर कंफ्यूज आती थी। देखिए खरीफ
खरीफ में 3 अक्षर होते हैं। और यहाँ लिख लीजिए चावल, चावल में भी 3 अक्षर हैं, 1 2 3। तो जो खरीफ की फसलें वो चावल के समय होती हैं, यानी धान के समय होती हैं, वो खरीफ की फसलें होती हैं। उसी प्रकार से गेहूँ में 2 अक्षर हैं और रबी में भी 2 अक्षर हैं। तो जो रबी की फसलें होती हैं वो गेहूँ की फसलें की तो है, ये आप बना लीजिए। और जो बीच में फसलें होती हैं वो जायद की फसलें कहलाती हैं, जैसे आपके तरबूज है, खरबूज है, बीच में आती हैं, उनको जायद की फसलें कहते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इसका उठा सकते हैं लाभ की किस तरह से कौन सी फसलें होती हैं। ठीक है, तो इसमें 2 उदाहरण मैंने इसको लिखा है। 23 का उत्तर है, देखिए ये प्रश्न नंबर 23 का उत्तर, चाहे दोनों तरीके से मैंने लिख दिया इसमें। भारतीय उपमहाद्वीप में खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं। मैंने आपको ट्रिक बता दी, उससे भी कर सकते हैं। और जून जुलाई में बोते हैं, जैसे जून जुलाई में आपको पता है धान की खेती होती है, चावल और खरीफ। ठीक है, और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, उड़द, मूंगफली, सन, कपास, जूट आदि खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, तो ये आपके मैंने यहाँ पे अतलघु प्रश्न भी करवा दिए हैं। और नेक्स्ट आपके जो बचा है पेपर में, आपको ये इसमें अब आपके आते हैं ये लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न ही तक मैं कराऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, तो इसलिए अब इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पहला है। इसमें भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य क्यों उज्ज्वल है? कोई 3 उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है, इसको मैंने किया है, ये समझ लीजिए आप। इसमें मैंने इसको लिख लिया, कोई बहुत लिखने में टाइम लग रहा था। भारत में उज्ज्वल भविष्य उज्ज्वल क्यों है? तो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल होने के कारण निम्नलिखित हैं। इसके पॉइंट वाइज हैं, बहुत याद करने में सुविधा रहेगी आपको, पॉइंट से याद करते रहिए। भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है। कैसा देश है? उष्ण कटिबंधीय। इसमें सौर ऊर्जा दोहन की भारी संभावनाएं हैं। ग्रामीण एवं दूर दराज के इलाकों में सौर ऊर्जा तेजी से प्रचलित हो रही है, कोई वहाँ लाइट की सुविधा नहीं है, तो सौर ऊर्जा से वहाँ पे कहीं ना कहीं काम चला है जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। नंबर 4 है फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी से सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदल दिया जाता है और सौर ऊर्जा संयंत्रों को भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। ये पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है और कम खर्चे में भी इसमें हम पूरा अपना इसका लाभ ले सकते हैं। सेकंड इसका है, आपको 2 में से एक करना है, चाहे ये करें चाहे ये करें, लेकिन मैंने यहाँ पे इसके दोनों लिए हैं, समझा दिए हैं आपको। अवरक की उपयोगिता नामक उपयोगिता बतानी है आपको, भारत में इसके 2 उत्पादक राज्यों के नाम। ठीक है, तो इसको भी मैंने ले लिया है, ये अवरक की उपयोगिता। ये 2 नंबर के सारे हैं आपके, 2 हैं 3 नंबर के हैं, सॉरी ये 3 नंबर के हैं आपके प्रश्न, तो उनको आप अच्छे से कर लीजिए। अभ्रक की उपयोगिता भारत में इसके 2 उत्पादक राज्य के बताने हैं आपके लिए। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों तथा पत्तल क्रम में पाया जाता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो जाती हैं। आप समझ सकते हैं 1 सेंटीमीटर कितनी आप समझ सकते हो जो ऊंचाई होती है, उसमें 1000 परतें आ सकती हैं। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले तथा भूरे रंग का हो सकता है। अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार, ध्यान लीजिए कहाँ का मिलता है, छोटा नागपुर का पठार के उत्तरी भागों के किनारों में मिलता है। दूसरा बिहार झारखंड की कोडरमा और हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। ये 3 नाम बता दिए हैं आपको, इसमें 2 पूछे, आप याद कर लीजिए इसके लिए। और मैंने वीडियो में समझाया आपको बिहार झारखंड का कोडरमा अभ्रक का मैंने समझाया, उसमें भी उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। और राजस्थान के मुख्य अभ्रक राजस्थान में भी दिख पाया जाता है। उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। तो कई सारे हो गए इसमें, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। मैं केवल यहाँ तक समझाऊंगी लघु उत्तरीय तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा लंबा ना करके इसको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। आज इस वीडियो में आपका इतना ही है, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे, मेहनत से पढ़ाई करेंगे, जिससे कि आप अपने माता पिता के प्रश्न पूरे करें। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और इसकी मैं जो इसकी जो फोटो कापियाँ हैं मैं निकाल के मैं आपके इस पर लिंक पे भेज दूँगी, आप उसमें से देख कर चाहे तो कर सकते हैं। थैंक यू।